नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, डायरेक्टर मीनाक्षी हॉस्पिटल भोपाल. I have been your friend, philosopher and guide for last 45 years in the city of Bhopal. Today I have come up with a topic जो मेरी नीस अपूर्वा जो लंदन में रहती है उसने सजेस्ट किया है. वो और उसकी फ्रेंड्स दे वांटेड टू नो अबाउट द फाइब्रॉइड यूट्रस, कैसे होता है, क्या होता है, और उसके बारे में कुछ चाहती हैं जानना. मुझे लगता है और भी बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जिनको इसके बारे में जानने की इच्छा होगी, इसलिए आई हैव ब्रॉट अप विद दिस सब्जेक्ट. सबसे पहले तो जानते हैं कि फाइब्रॉइड होता क्या है. फाइब्रॉइड यूट्रस बहुत सुना होगा आपने. हमारे मेडिकल टर्म्स में इसको फाइब्रोमायोमा ऑफ यूट्रस कहते हैं. ये एक तरह का बिनाइन ट्यूमर है. बिनाइन मीन्स नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर विच इज अराइजेज आउट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द यूट्रस. जो यूट्राइन वॉल है उसके सब्सटेंस से, उसके मसल लेयर से ये अराइज होता है. मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी जिससे शायद आपको कुछ आइडिया हो कि ये फाइब्रॉइड यूट्रस होते क्या हैं. ये 2-3 पिक्चर्स हैं, आपको इनसे आइडिया मिलेगा कि ये क्या फाइब्रॉइड यूट्रस है. यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यूट्रस है, यूट्राइन कैविटी है. ये नीचे इसका पोर्शन है सर्विक्स, और ये दोनों ओवरीज हैं, और ये फिलोपियन ट्यूब्स हैं. नाउ दीज ट्यूमर्स, दीज आर फाइब्रॉइड्स. इनकी अलग अलग सिचुएशन होती है. एक यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ये अंदर की तरफ जा रहा है, एक ये बाहर की तरफ जा रहा है, एक ये अंदर एक पेडिकुलेटेड, एक पेडिकल से लटका हुआ है, एक ये पेडिकल से बाहर की तरफ लटका हुआ है. इसी तरह से और भी साइट्स हैं, जैसे कि एक ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं. यूट्रस के बाहर यहाँ कुछ मेम्ब्रेनस लेयर्स होती हैं, उनके बीच में होता है. ये बाहर की तरफ आप देख रहे हैं कि एक लटका हुआ है. या फिर एक ये साइट होती है जिसको हम सर्वाइकल फाइब्रॉइड कहते हैं. ये बॉडी ऑफ यूट्रस है और ये नीचे का पोर्शन है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं. इसके अंदर भी सर्विक्स होते हैं. ये अलग अलग सिचुएशंस जो हैं ये फाइब्रॉइड की, ये डिटर्मिन करती हैं कि इनका क्या असर होगा पेशेंट के ऊपर और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा. सो ये नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं लार्जली. कभी कभी इनमें मैलिग्नेंट चेंज भी हो जाता है. अगर इनको काटते हैं हम, कट सरफेस, ये बिल्कुल एक वर्ल्ड अपीयरेंस होती है. जैसे कि प्याज को आप काट दें तो एक वर्ल्ड अपीयरेंस निकलता है, उसी तरह से वो अपीयरेंस है. दे आर हार्ड, दे आर यूजुअली नॉट पेनफुल. फाइब्रॉइड्स मेनली 3 तरह के होते हैं. एक सब म्यूकस फाइब्रॉइड, जो अंदर की लाइनिंग है, लेयर, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसको पुश कर रहा है. ये इसके it is adjacent to the inner lining, or it is pushing inside the cavity, and this is called as submucosal or submucous fibroid. एक फाइब्रॉइड है जो बीचों बीच है, यहाँ पे मसल लेयर के अंदर है. दिस कैन बी लार्ज ऑल्सो. ये छोटा दिख रहा है यहाँ पे, बट दिस कैन बी वेरी लार्ज ऑल्सो. एंड एक ये है जो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, जो बाहर की लाइनिंग है उसको कवर करते हुए बाहर की तरफ जा रहा है. ये इनके सिम्टम्स ही इसीलिए अलग अलग होते हैं. जो सबम्यूकस फाइब्रॉइड है वो सबसे ज़्यादा आपको परेशानी देते हैं, सबसे ज़्यादा सिम्टम्स पैदा करते हैं. इनकी वजह से बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, इनकी वजह से इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हो सकता है. तो फाइब्रॉइड्स के एक्चुअली सिम्टम्स कैसे होते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सिम्टम्स ही नहीं है, पेशेंट्स किसी और वजह से, हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड कराया और देखा कि उसमें फाइब्रॉइड्स हैं, और ऐसे में फिजिशियन या सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट को रेफर कर देते हैं. अब पेशेंट गेट्स वेरी वरीड कि हमको तो यूट्रस में ट्यूमर्स हैं, अब इनका क्या होगा. मेजॉरिटी ऑफ देम आर सिम्टमलेस एंड उनको ट्रीटमेंट की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. लेकिन फिर भी अगर सिम्टमलेस भी हैं तब भी उनका एक रेगुलर फॉलोअप, जिसको हम कहते हैं, हर साल या 6 महीने में उनका एक अल्ट्रासाउंड से फॉलोअप होना चाहिए कि वो बढ़ तो नहीं रहे हैं, कोई और ट्रबल तो नहीं पैदा कर रहे हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि
सिम्टमलेस होते हैं पर दे आर वेरी बिग। जैसे पेट पे हाथ रखा तो बड़ा एक ट्यूमर दिखाई पड़ रहा है। ऐसे केस में अगर वो सिम्टमलेस हैं तब भी उनका निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो बाद में तकलीफ दे सकते हैं या फिर प्रेगनेंसी होने में परेशानी पैदा कर सकते हैं। जो मोस्टली जो अंदर फाइब्रॉइड रहते हैं वो ज़्यादा परेशानी पैदा नहीं करते, उनकी वजह से ना तो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ना फर्टिलिटी में कोई चेंज आता है। और इसी तरह की जो बाहर की तरफ फाइब्रॉइड्स होते हैं, अनलेस दे बिकम वेरी बिग, दे आर नॉट ट्रबलिंग मच। अब हम ये जानेंगे कि फाइब्रॉइड्स की वजह से प्रेगनेंसी पे क्या असर हो सकता है। इसको हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर महिलाएं प्रेगनेंसी को बहुत देर तक डेफर करें, लंबे समय तक 35 ईयर्स की एज तक, तो अ गुड नंबर ऑफ देम डेवलप फाइब्रॉइड। और जब फाइब्रॉइड डेवलप हो जाते हैं तो उनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। तो एक चीज़ दूसरे को और दूसरी चीज़ पहले को, दे आर एक्चुअली इंटर रिलेटेड, जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। एक पुराने ज़माने में एक डिक्टम थी जिसको कहते थे कि इफ़ द यूट्रस डजंट गेट टाइम और डजंट हैव अ बेबी टू कैरी, तो वो अपने आप को कंसोल करता है बाय प्रोड्यूसिंग फाइब्रॉइड्स। सो इट्स ऑन द लाइटर साइड, बट द एक्चुअल फैक्ट इज़ कि हमें जब भी देखते हैं हम कि आप प्रेगनेंसी डिफ़र कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, तो फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसीलिए आजकल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में हम ये देखेंगे कि ये बहुत मिलता है। वजह क्या है, क्यों ज़्यादा होता है? फाइब्रॉइड का रिलेशन एग्जैक्ट क्यों होता है ये तो एक्चुअली मेडिकल साइंस भी नहीं जानती, लेकिन यस, कुछ रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस हो जाए, एक बैलेंस होना चाहिए ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन का। अगर ईस्ट्रोजन का ज़्यादा हो जाए तो उसमें फाइब्रॉइड होने का चांस ज़्यादा रहता है। जिस तरह से हमने पहले के वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है कि एंडोमेट्रियोसिस है या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत एक्सेस ईस्ट्रोजन की वजह से जिनकी प्रॉब्लम होती है, दे आर ऑल एसोसिएटेड विद ईच अदर। इनफर्टिलिटी है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, ये ज़्यादातर फाइब्रॉइड्स के लिए पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास, वो आते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ, आइदर पेनफुल पीरियड्स और एक्सेसिव ब्लीडिंग। मेनोरेजिया जिसको हम बोलते हैं, थ्रू आउट द साइकिल या तो पीरियड चलता रहता है, या जब पीरियड आता है तो 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन लंबा चलता है और बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है, एंड उसकी वजह से उनको फिर एनीमिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अगर हमें प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड डिटेक्ट करते हैं हम, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कुछ कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाहर की तरफ हैं, जैसे कि ये बाहर की तरफ पेडेंकुलेटेड फाइब्रॉइड है। इस तरह के फाइब्रॉइड्स अगर हैं भी तो प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब नहीं करते और प्रेगनेंसी अपने निर्बाध रूप से नॉर्मल तरीके से चलती रहती है और डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर ये अंदर की तरफ जा रहे हैं तो या तो कंसेप्शन में प्रॉब्लम है, या फर्स्ट ट्रिमेस्टर में पहले 3 महीनों में अबॉर्शन होने का चांस बहुत हाई रहता है। अबॉर्शन या प्रीमेच्योर डिलीवरी इन सेकेंड एंड थर्ड ट्रिमेस्टर, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम की संभावना रहती है। अगर सेकेंड ट्रिमेस्टर में है तो भी यही प्रॉब्लम है कि कभी अबॉर्शन या प्रीमेच्योर डिलीवरी की प्रॉब्लम है। थर्ड ट्रिमेस्टर में अक्सर प्रॉब्लम काफ़ी हो जाती है। इनकी वजह से द यूट्रस गेट्स डिस्टॉर्टेड, जो पूरी यूट्राइन कैविटी है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो बेबी को अपनी प्रॉपर पोजीशन बनाने की जगह नहीं मिलती। जहाँ उसका सर नीचे होना चाहिए वहाँ नहीं हो पाता, या उसके बटक्स होने चाहिए नहीं हो पाते, वो टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन ले लेता है, जिसको हम मैल पोजीशंस या मैल प्रेजेंटेशंस कहते हैं। और अगर वैसा हो तो फिर बच्चा नॉर्मल तरीके से डिलीवर नहीं हो सकता और हमें उनकी ऑपरेशन से डिलीवरी करवानी पड़ती है। कभी पहले से मालूम नहीं होता है, पेशेंट्स अनबुक्ड पेशेंट्स आते हैं, देखिए हम इन लेबर देखते हैं कि वो लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, बच्चे का सिर नीचे नहीं आ रहा। क्यों नीचे नहीं आ रहा? क्योंकि देयर इज अ फाइब्रॉइड हियर विच वी कॉल एज सर्वाइकल फाइब्रॉइड। ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है रास्ते को, ये रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो ये नीचे की तरफ नहीं जा सकता, एंड ऐसे केस में हमें
ऑपरेट करना पड़ता है। कभी कभी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में इस तरह के फाइब्रॉइड्स जो हैं वो जो पेशाब की थैली है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं उसके और यूट्रस के बीच में फंस जाते हैं, दे गेट इम्पैक्टेड। और ऐसा होता है तो पेशेंट्स बिल्कुल एक्यूट पेन के साथ, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन के साथ कि यूरिन पास नहीं हो रहा, उस तरह से एडमिट होते हैं और उनको फिर हमें एडमिट करके वी हैव टू ट्रीट एंड रिमूव द फाइब्रॉइड एट अ लेटर स्टेज। प्रेगनेंसी के दौरान में फाइब्रॉइड को हम लोग नहीं निकालते हैं। बहुत दफ़े पेशेंट्स कहते हैं कि मेरा तो ऑपरेशन तो होना ही है, उसी ऑपरेशन के टाइम पे आप हमारा फाइब्रॉइड का ऑपरेशन भी कर दीजिए और फाइब्रॉइड्स निकाल दीजिए। लार्जली यू कैन से 90 to 95% फाइब्रॉइड्स नहीं निकाले जाते हैं क्योंकि यूट्रस में ब्लड सप्लाई प्रेगनेंसी के दौरान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस वक्त अगर हम फाइब्रॉइड निकालने की कोशिश करें तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे केसेस में इट इज़ नॉट पॉसिबल, हम उसको नहीं निकालते। अब इस तरह का अगर कोई फाइब्रॉइड है, पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड, यहाँ से इसको क्लैंप लगा के निकालना है, इजीली निकाल सकते हैं, बट लार्जली बाकी सारे फाइब्रॉइड्स नहीं। जब डिलीवरी हो जाती है ऑपरेशन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद 3 महीने के बाद हम इनको रीअसेस करते हैं और इस रीअसेसमेंट के टाइम पे जो फाइब्रॉइड है लार्जली 3 महीने में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ओरिजिनल साइज पे वापस आ जाते हैं। प्रेगनेंसी पर से उनका साइज नहीं बढ़ाती, पर प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में उनका साइज बहुत बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत बढ़ती है। जब 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि कब और कैसे और किस रूट से इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। नाउ वी कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट। क्या करना चाहिए? अगर एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स हैं, छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स हैं, सब सीरियस फाइब्रॉइड्स हैं, बाहर की तरफ कोई परेशानी नहीं दे रहे, बेटर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, कुछ नहीं करना। इवन इफ पेशेंट इज एक्सपेक्टिंग कि उनको चाहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी हो जाए, इनफर्टिलिटी है, लेकिन वो अगर अंदर की लाइनिंग को प्रेस नहीं कर रहे तो हम फिर ऐसे केसेस में उनको डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन अगर बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, पेशेंट इनफर्टाइल है, तो हमें उनको निकालने की बहुत ज़रूरत है। अब हम कैसे निकालेंगे इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सिर्फ अगर ओनली फाइब्रॉइड्स को अगर हमें निकालना हो तो उस ऑपरेशन को हम मायोमेक्टमी कहते हैं। मायोमेक्टमी ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन है जिसमें कि ओनली फाइब्रॉइड इज रिमूव्ड, लेकिन जो यूट्रस है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। यूट्रस वैसे ही रहता है जिससे कि पेशेंट का रिप्रोडक्टिव फंक्शन मेंटेन रहे आगे के लिए और जहाँ तक हो सके कम से कम डिस्टेंस आए अगली प्रेगनेंसी के लिए। इसके भी कई तरीके हैं। एक तो ओपन मेथड है कि पेट खोल के इनको अलग अलग सबको निकाल दिया जाए। दूसरा मेथड ये है जिसको हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसको कहते हैं लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। वहाँ पे लैप्रोस्कोप के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं और इन फाइब्रॉइड्स को लैप्रोस्कोप के थ्रू निकाला जाता है। कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि छोटे छोटे पीसेस में निकाल लेते हैं और वो बाहर पूरे के पूरे निकल जाते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द यूट्राइन कैविटी। कुछ और भी तरीके हैं जिनको हम कहते हैं कि हिस्टीरोस्कोपिक रिमूवल। कुछ कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल अंदर होते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये बिल्कुल अंदर है। अगर हमें इस फाइब्रॉइड को निकालना है तो यूट्राइन वॉल काटनी पड़ेगी। हम ऐसा नहीं चाहते कि यूट्राइन वॉल कटे। यूट्राइन वॉल कटने से आगे की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होने की काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो उस केसेस में हम यहाँ थ्रू वजाइना एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं जिसको हम हिस्टीरोस्कोप कहते हैं और इसके थ्रू यहाँ से इसको रिमूव करते हैं या इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। ये प्रोसीजर थोड़ा स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है और जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, जो अच्छे सेंटर्स हैं, वहीं पे ये करवाना चाहिए। अगर आप किसी एक्सपर्ट से या किसी अच्छे सेंटर में ये नहीं करवाते हैं तो इसमें फिर प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस ज़्यादा रहता है और आगे आने वाली प्रेगनेंसी में फिर मुश्किलें, कॉम्प्लिकेशंस
और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ड्यूरिंग ऑपरेशन भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इट्स स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर, सब लोग नहीं करते हैं, काफ़ी कम लोग हैं जो हिस्ट्रोस्कोपिक करते हैं। और लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है और जिनको प्रेगनेंसी चाहिए उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और भी तरीके हैं जिसको हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं, बड़ा लेटेस्ट टेक्निक है, लेकिन ये भी सब जगह अवेलेबल नहीं है। अच्छे बड़े कुछ बड़े शहरों में ही और अच्छे बड़े सेंटर्स में ही अवेलेबिलिटी है। छोटी जगहों में तो नोबडी नोज अबाउट इट, ना उसका कोई इलाज होता है। उनमें क्या करते हैं कि यूट्राइन जो इसको ब्लड सप्लाई देती हैं आर्टरीज यूट्रस को, उनमें की कैथेटर डाल के और उनकी आर्टरीज को जो सप्लाई कर रही है ब्लड यहाँ पे, उनको ब्लॉक कर देते हैं। उनको ब्लॉक करने से इनके अंदर जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो बंद हो जाती है। एंड धीरे धीरे ये सब जो है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई दे श्रिवल अप और छोटे छोटे हो जाते हैं और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर ऐसा हम लोग तब करते हैं जब पेशेंट इज़ अ पुअर रिस्क, उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं और ऑपरेशन करना ज़रूरी है फाइब्रॉइड्स के लिए, उनके लिए ये वेरी गुड मेथड। और पेशेंट्स हु जस्ट डू नॉट वांट द रिमूवल ऑफ यूट्रस, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। पेशेंट्स जिनकी 40 साल से ज़्यादा उम्र है, जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है यूट्रस का ही रिमूव करना। अगर आप पूरा यूट्रस रिमूव कर देते हैं, लीविंग द ओवरीज बिहाइंड, तो फिर आपकी ये सारी समस्या का समाधान इन वन गो हो जाता है। ना यूट्रस रहेगा, ना फाइब्रॉइड्स रहेंगे, ना ब्लीडिंग होगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ओनली पेशेंट्स हु आर रेडी to get the uterus removed, because large majority of women are very attached to their uterus. चाहे ज़रूरत है या नहीं, चाहे उनको प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं चाहिए, but somehow they associate presence of uterus with their femininity. उनको ऐसा लगता है कि यूट्रस निकल गया तो हमारी फेमिनिटी ख़त्म हो गई, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी दिस इज़ अ डीप रूटेड साइकी, तो उसके लिए we usually respect their जैसा चाहते हैं, ठीक है, if you don't want। पर सब पेशेंट्स जो भी मायोमेक्टमी कराते हैं, रिमूवल ऑफ ओनली फाइब्रॉइड्स, दे शुड बी रेडी फॉर रिमूवल ऑफ यूट्रस एज वेल। कभी कभी ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऐसा होता है कि हम डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स हम यूट्रस को नहीं बचा पाते, या तो नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स इतने ज़्यादा होते हैं कि जब तक उन सबको निकालते हैं यूट्रस बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो वो इस लायक ही नहीं रह जाता कि बाद में उसमें कुछ प्रेगनेंसी हो पाए या कुछ उसका काम हो पाए, तो उसको निकालना पड़ता है। या फिर ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है अनकंट्रोलेबल कि उसको निकालना पड़ता है। सो वी ऑलवेज टेल द पेशेंट्स बिफोर हैंड कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर ऐसी पॉसिबिलिटी कम होती है। एंड लार्ज मेजॉरिटी मायोमेक्टमीज बहुत अच्छी तरह से हम लोग वी आर एबल टू मैनेज विद देम। बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कि फाइब्रॉइड निकालने के बाद फिर से फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, because the basic problem of their hormonal imbalance remains। ऐसा नहीं कि फाइब्रॉइड निकल गए तो उनकी प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ सारे निकाल दिए, लेकिन छोटे छोटे सीडलिंग फाइब्रॉइड्स जिनको हम कहते हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल वंस विच यू कांट सी विद नेकेड आई और इवन लैप्रोस्कोपिकली, आपको दिखाई ही नहीं पड़ते, आपको मालूम ही नहीं पड़ता है। एंड देन आफ्टर 5 years यू फाइंड दैट दे हैव ग्रोन अप। A pea-sized fibroid takes, say, almost 3 years to become an orange-sized fibroid on an average। कभी जल्दी भी बढ़ सकते हैं। तो 5 से 7 साल बाद बहुत दफ़े ऐसा होता है कि they present again with the fibroid problem, excessive bleeding, pain and all that। तो ये सब limitations हैं जिनको मायोमेक्टमी के समय पेशेंट्स को समझना पड़ेगा। और जैसी उनकी एज है, जैसी उनकी फर्टिलिटी की रिक्वायरमेंट है, जैसा उनके सिम्टम्स हैं, उसके हिसाब से पेशेंट और डॉक्टर दोनों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि विच लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ बेस्ट फॉर इट। मेरे ख्याल में
आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है जानना, और मुझे लगता है अपूर्वा एंड योर फ्रेंड्स यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस एंड लाइक्ड इट. इफ देयर इज एनी अदर थिंग विच यू लाइक टू नो, कोई और प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी. एंड आज के लिए बस इतना ही. नमस्कार, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे.